हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव्स जो थे वो एक रशियन केमिस्ट थे और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया जो कि बेस्ड था एटॉमिक मास के ऊपर। और इस टेबल में जो थे वो 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स थे। उसके बाद जो है वो एक और पीरियोडिक टेबल आया, वो था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या इस लॉ के ऊपर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड था आपका एटॉमिक नंबर्स के ऊपर और इसमें जो थे वो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स थे। तो इन दोनों में यही बात याद रखने वाली है कि मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड था। मेंडलीव से एटॉमिक मास एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक नंबर्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है। अब नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे लिख सकते हैं एलिमेंट्स की? तो ये जो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडियम, ये जो है वो नॉर्मल गैसेस हैं। ठीक है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक है, तो हम इनके बेस्ड के ऊपर भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और वन अनदर वे, जैसे लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। दैट मीन्स इसमें इसके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हीलियम एंड 2s1, ये था इसका एक तरीका जो था इसको लिखने का। दूसरा ये आप ऐसे लिख सकते हैं 1s2 एंड 2s1। सेम जैसे पोटाशियम है तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो यहाँ पे आर्गन है तो आर्गन का जो है वो इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। देन नेक्स्ट जो है वो 4s1, 18 + 1 जो है वो 19 हो गया। तो इसकी पोटाशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। ठीक है, 2 and 2 4 + 6 10 2 12 12 एंड 6 18 एंड 1 19। सेम जो है वो कैल्शियम के लिए या सभी एलिमेंट्स के लिए जो है वो आप ऐसे उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 2 तरीक़ों से जो है वो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। तो जो पहले 30 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके जो है वो आपको एटॉमिक नंबर और उनके नाम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे मैंने भी अपने स्कूल में जो है या कॉलेज में उनको वैसे ही याद किया था और अभी तक मेरे को जो है वो याद है। तो ह हे ली वे बकनो फने नामक अलसी पस्कल आर कक्का शक्ति बनकर मनफे को निकुजन। तो आपने इस लाइन को जो है वो याद कर लेना है और इससे फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है वो हम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के जो है वो नाम और एटॉमिक नंबर जो हैं वो याद कर सकते हैं। ह हा लीवे बकनो फने नामक अलसी पस्कलार कक्का शक्ति बनकर मनफे को निकुजन। तो फर्स्ट आपने 1 to 30 जो है वो लिख लेना है। उसके बाद कैसे जो उस कोड से जो है वो आप सभी के नाम लिख सकते हैं। ह हे ली बे ब क नो फने नामग अलसी पस्कल आर कक्का शक्ति वनकर मनफे को निकुजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम 2 तरीक़ों से हमने बताया था। तो फर्स्ट जो है वो 1s ऑर्बिटल में जो है वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, देन 2s में, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, 4p एंड सो ऑन। तो जो s ऑर्बिटल होता है उसमें जो है वो मैक्सिमम उसकी बैलेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, p की मैक्सिमम बैलेंसी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की एंड d की जो मैक्सिमम बैलेंसी होती है वो होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसी ऑर्डर में जो हम वो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s1। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, तो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे 1s2, 2s2 एंड 2p4।
4, 2 to 4 + 4 8 हो गया। सेम जो है वो किसी भी एलिमेंट की जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक अलग तरीके से जो है वो लिखी जाती है। क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होनी चाहिए थी, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 24, राइट। 24 जो है वो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होनी चाहिए थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। होना क्या था कि जो s है वो पहले जो है वो उसको फिल करना था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने थे और बाद में जो है वो d ऑर्बिटल में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होने थे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन फिल किया गया और यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किया गया। तो इसकी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए होती है क्योंकि ये जो इसका ऑर्बिटल है वो कैसे हो गए हमारे पास हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो भी होंगे वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट जो हैं वो होते हैं। तो इसलिए क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ये जो है वो राइट है। सेम ऐसा ही कॉपर के केस में होता है। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो भी लास्ट में ऐसी होनी चाहिए थी 4s2 एंड 3d9। बट होती कैसी है वो 4s1 एंड 3d10, क्योंकि यहाँ पर जो 3d जो d ऑर्बिटल है वो जो है यहाँ पर कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। दैट्स वाई जो है वो क्रोमियम एंड कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट होती है। तो काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जैसे क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई आपको और या कॉपर की पूछ ली जाती है। तो इनके जो सही आंसर्स होंगे वो ये होंगे। ऐसी जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिखी जाएगी। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स इनटू S, P, D एंड F ब्लॉक्स। तो एलिमेंट्स की जो डिवीज़न है वो 4 ब्लॉक्स में की गई है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। द फर्स्ट वन इज द S ब्लॉक। तो S ब्लॉक जो है वो क्या होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S ऑर्बिटल में जो है वो एंटर करेगा, राइट। उसके बाद जो है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटर मोस्ट शेल की वो क्या होगी NS1 एंड NS2, ठीक है। N जो है वो क्या होगा आउटर मोस्ट एनर्जी शेल की बाहर वाला, या तो 1 हो सकता है N = 1 या 2, 3 या 4 हो सकता है, ठीक है। 1 होगा तो यहाँ पे 1s आ जाएगा, 2 होगा तो 2s, 3 होगा तो 3s एंड 4 होगा तो 4s आ जाएगा, राइट। NS1 एंड NS2, NS1 जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होगी NS1 लास्ट आउटर मोस्ट जो शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल जो सबसे एंड में जो सबसे बाहर वाला जो शेल होगा, सपोज उसकी जो है वो जैसे आपका था हाइड्रोजन, ठीक है, तो 1s1 यानी कि 1NS1 ऐसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो जब आउटर मोस्ट जो शेल होगा, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होगी, तो वो कौन से ग्रुप्स की होती है, ग्रुप 1 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ऐसी होती है और उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होती है NS2, बिकॉज S ऑर्बिटल की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम, तो उनको हम क्या बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है S ब्लॉक एलिमेंट्स की वो हम कैसे लिख सकते हैं NS1 एंड 1 एंड 2, यानी कि जो लास्ट S जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या 2 हो सकते हैं, ठीक है। जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली दे देते हैं किसी को भी, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं।
and most of them impart characteristics color to flame and very reactive. They are very reactive, that's why they are not stable. एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसमें हमने क्या पढ़े, ग्रुप 1 आता है एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 में क्या आते हैं आपके एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 में क्या आते हैं एल्कली अर्थ मेटल. तो ये हैं ग्रुप 1 के और ये हैं ग्रुप 2 के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं. तो इनको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है लीना की रब से फरियाद. ठीक है लीना की रब से फरियाद, बे मतलब का सरदर्द बढ़ा रहा, ये जो है ग्रुप 2 होगा. है लीना की रब से फरियाद, बे मतलब का सर दर्द बढ़ा रहा. ठीक है, तो ये वाले जो हैं वो हैं एल्कली मेटल्स एंड दीज आर दी एल्कली अर्थ मेटल्स. अब नेक्स्ट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा कि जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर एंटर करेंगे, पी ऑर्बिटल में जो है वो एंटर करेंगे. ठीक है, आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा आपका पी ऑर्बिटल. ठीक है, तो इसमें जो है वो ग्रुप 13 to 18 जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें आते हैं. ग्रुप 13 to 18 एस ब्लॉक में कौन से थे, ग्रुप 1 एंड 2. पी ब्लॉक में कौन से हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक. ठीक है, इनकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2 एंड NP1 to 6. यानी कि पी जो ऑर्बिटल है उसमें जो है वो मैक्सिमम उसकी वैलेंसी कितनी होती है 6. तो 1 से लेकर 6 तक जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जा सकते हैं. ठीक है, तो ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, जर्नल NS2 NP1. ठीक है, ग्रुप 14 की NS2 NP2, ग्रुप 15 की NS2 NP3 एंड सो ऑन. फॉर ग्रुप नंबर 17 NS2 NP5, ग्रुप नंबर 18 NS2 NP6. जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हमें जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वहाँ पर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई होती है एज कंपैरेटिव टू एस ब्लॉक. ठीक है, एंड फॉर्म मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है वो हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे. तो आगे है जो एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है, तो वो हैं एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ठीक है, तो ग्रुप 18 जो है वो उसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या होती है NS2 NP6. तो वो है नोबल गैसेज हैं इसमें आती हैं. ग्रुप 17 की NS2 NP5 तो वो हेलोजेंस जो हैं वो इसमें आती हैं. ग्रुप 16 की NS2 NP4 तो इसमें जो है वो कैल्कोजेंस आते हैं. तो ये जो ग्रुप 17 और 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी जो है या रेडी रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि इसको जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी बैलेंसी पूरी करने के लिए और इस ग्रुप के एलिमेंट्स को जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो डी ब्लॉक में क्या होगा कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा. ठीक है, तो एलिमेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस और पी के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप नंबर 3 to 12. ठीक है, 1 to 2 जो थे, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 था वो एस ब्लॉक में था एंड 13 to 18 था वो था पी ब्लॉक में. और जो बीच के बचे 3 to 12 वो कौन से आएंगे, डी ब्लॉक में आएंगे. ठीक है, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जर्नल वो क्या होगी N-1 D 1 to 10. यानी कि डी ब्लॉक की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है 10. तो 1 से 10 तक जो है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं एंड NS1 और 2. ठीक है, NS1 एंड 2, क्योंकि एस ब्लॉक की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो 2 होती है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें भरे जा सकते हैं. ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अभी क्रोमियम एंड कॉपर में, जिसमें जो है तो एस में जो था वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा गया था. इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो क्या हैं कि ये जो मैक्सिमम जो है वो मेटल्स जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, और इनका जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एंड कंपाउंड्स जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर.
उसके बाद है हमारा फोर्थ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में एंटर करेगा, ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है वो दो ही सीरीज हैं, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। तो जो लेंथेनॉइड सीरीज है उनको रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, और जो एक्टिनॉइड सीरीज है उसमें क्या होता है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो लेंथेनॉइड रेयर अर्थ मेटल एंड एक्टिनॉइड जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इससे पहले जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी वो हमने पढ़ी एस पी डी एंड एफ ब्लॉक के बेस पे। अब जो है क्लासिफिकेशन वो मेटल एंड नॉन मेटल के बेस पे, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स का जो होता है वो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो वो वेरी हाई होता है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मरकरी जो है वो सॉलिड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है। मरकरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, 80 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है मरकरी का जो है। तो मरकरी जो है वो कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड। बाकी सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड, ठीक है। तो गैलियम एंड सीजियम जो है वो उनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये सारे जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं वो याद कर लें, क्योंकि वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गैलियम एंड सीजियम जो है वो उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बाकियों का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेलिएबल होते हैं, मीन्स कैन फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स, इनकी जो है वो पतली पतली शीट्स जो है वो बनाई जा सकती हैं। डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। एंड ब्राइट लस्टर, ठीक है। उसके बाद है आपके नॉन मेटल्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो नॉन मेटल्स कैसे हो सकते हैं, सॉलिड या तो गैस होगी, ठीक है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेटल्स का कैसा था, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका कैसा है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो बोरॉन एंड कार्बन जो हैं वो एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है। तो बोरॉन और कार्बन का जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। उसके बाद है आपका लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो कैसा है आपका, लिक्विड नॉन मेटल। और लिक्विड मेटल कौन सा था हमारा, मरकरी। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है हमारा, ब्रोमीन, ठीक है। नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ना ही तो इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, ना ही तो इनकी वायर्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, ठीक है। थर्ड वन इज दी मेटेलॉइड और सेमी मेटल्स। तो सेमी मेटल्स नेम से इंडिकेट हो रहा है, जिनमें जो है वो दोनों के ही करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, मेटल्स के भी एंड नॉन मेटल्स के भी, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको जो है वो हम एटॉमिक रेडियाई को जो है वो हम मेज़र कैसे कर सकते हैं, मेन चीज़ ये है याद रखने वाली कि एटॉमिक रेडियस जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। एटॉमिक रेडियस को जो है वो हम कोवलेंट रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स के बीच में, ये दो एटम्स के बीच में जो है वो जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो है वो हाफ करना है, वो आ जाएगा आपका कोवलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, तो वो क्या आ जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो इसका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो है 198। तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ क्लोरीन कितना आ गया, 198 डिवाइडेड बाई 2, 99, ठीक है। उसके बाद है आपका आयनिक रेडियाई। तो रेडियस ऑफ आयनिक रेडियाई क्या होता है कि रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन यानी कि cations is always smaller than that of the parent atom. That means suppose this is magnesium, क्या है पेरेंट एटम, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो केटाइन पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का वो हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है, किसके, इसके पेरेंट एटम के, राइट। And same radius of negative ion या anion is always larger than that of the parent atom, ठीक है। तो इसका जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। Suppose this is chlorine and chlorine negative, ठीक है।
तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, लार्जर होगा एज कंपेरेटिव टू दिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो है पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल। और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें आए हैं तो इसका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयनिक रेडियाई जो है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे लिथियम का लिया गया है, 1s2 2s1 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। लिथियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चला गया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच गई 1s2। तो पहले जो इसका रेडियस था वो था 157 और उसके बाद जो है वो कितना रह गया हमारे पास 58, ठीक है। सेम एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम का, तो यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से जाएंगे जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तब जो है वो इसका जो आयनिक रेडियाई है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेरेटिव टू दिस, ठीक है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इज स्मॉलर इन साइज देन मैग्नीशियम, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से इधर को चलते हैं अक्रॉस ए पीरियड, जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये क्या होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी एटम, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एटम से उसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या उसके इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले है आपका साइज ऑफ दी एटम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्मॉल जो है वो एटॉमिक साइज होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको वहाँ से लेने के लिए उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब साइज़ स्मॉल होगा तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतने ही टाइटली जो है वो पकड़ के रखा होगा। तो जितने टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को उसने पकड़ के रखा होगा उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, स्मॉलर द साइज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी, लार्जर द एटॉमिक साइज लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जब उसका साइज जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, तो वो जो है वो उसको कम फोर्स के साथ जो है वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है वो कम एनर्जी की ज़रूरत होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। सेकंड जो फैक्टर है वो है चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा चार्ज होगा न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमें जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। Because attractive forces between the nucleus and the electron increase with increase in the nuclear charge। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उसके इलेक्ट्रॉन को उससे छीनने के लिए, उससे के इलेक्ट्रॉन को उससे लेने के लिए, ठीक है। थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ ऐसी फोर्स से जो कि अपनी तरफ जो है वो इनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, स्क्रीन्ड और शील्डेड हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रही हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक जो है वो कम पहुँच रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील फुल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो पूरी फोर्स या पूरा चार्ज जो है वो ये इलेक्ट्रॉन फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है।
तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जब न्यूक्लियस जो है वो इसको ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना जो है वो ईजी होता है, ठीक है। ईजी मीन्स कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो सबसे पास होता है वो होता है आपका s ऑर्बिटल, देन p, देन d एंड f। तो जो जितने पास होगा उसको न्यूक्लियस उतनी ही फोर्स के साथ जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जो जितनी दूर होगा वहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। p के लिए जो है वो इससे थोड़ी सी कम, d के लिए जो है वो और कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। f वाले जो है वो लास्ट में होते हैं, बाहर सबसे बाहर होते हैं, तो इनको जो है वो इन तीनों से कम एनर्जी की ज़रूरत होती है इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। एंड नंबर 5 जो फैक्टर है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करता है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। तो वो तो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली देते नहीं है, दैट मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, दैट मीन्स मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी की या बड़ी ज़्यादा एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होगी उसके इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। सेम हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो है वो बड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो चाहिए होती है वहाँ पर। तो हमने क्रोमियम और कॉपर का केस जो वो पीछे पड़ा था, दोनों ही जो है वो हाफ फील्ड होते हैं, ठीक है। और एक और है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो कि कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, ठीक है। तो ये और आपकी नोबल गैसेस जो हो गई, तो वहाँ से जो है वो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत हाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनके इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो ये हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। सेम है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से जो है वो किसकी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी और किसकी कम, ठीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ये है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, यानी कि जो p ऑर्बिटल है वो कैसा है, p की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो कितनी है, 6 की, ठीक है। तो ये जो है वो हाफ फील्ड है, दैट मीन्स मोस्ट स्टेबल है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या है, जो p ऑर्बिटल है वो कैसा है, हाफ फील्ड नहीं है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट वाला जो ये है वो क्या है, पेयर्ड है, ठीक है, बाकी की दोनों अनपेयर्ड है। तो दैट मीन्स इसकी जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, हाई होगी नाइट्रोजन की एज कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कैसा है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब मोस्ट स्टेबल इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब जैसे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे ही अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, किसी एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हम किसी एटम में ऐड करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो हेलोजन जो है वो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन्स। तो हेलोजन की जो है वो वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो होती है, ठीक है। क्योंकि ये इनको जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है नोबल गैस बनने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद है आपकी नोबल गैसेस। तो लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी कि, ठीक है। हेलोजन की क्या है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। नेगेटिव मीन्स एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, ठीक है। और नोबल गैस की कैसी होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लेना नहीं चाहते हैं, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ऑलरेडी स्टेबल है,
ठीक है, ऑलरेडी वो फुल्ली फिल्ड है। अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। ठीक है, तो इनकी जो गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, पॉजिटिव। नेगेटिव गेन एंथैल्पी किसकी होगी, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, उसकी वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अब हेलोजन की सबसे हाई क्यों होती है, क्योंकि हेलोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कंप्लीटली फिल्ड या नोबल गैस बनने के लिए, दैट्स वाई दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और नोबल गैस की पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या होगी, पॉजिटिव गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, वो होती है एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल्ड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई एटम जो है वो किसी और इलेक्ट्रॉन को जो है वो होल्ड कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है जिनके ऊपर डिपेंड है, तो न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, उतनी ही हाई जो है वो नेगेटिव गेन एंथैल्पी होगी। साइज ऑफ द एटम, तो मोर द साइज ऑफ एटम लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन एंथैल्पी होगी, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड बैलेंस सबशेल जो होते हैं वो स्मॉल टेंडेंसी शो करते हैं कि उनको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल हैं। ठीक है, ऑलरेडी स्टेबल है तो दैट मीन्स दे हैव लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद है आपके हेलोजन्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और नोबल गैस की क्या होती है, पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड वाइल दोज ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस और ऑलमोस्ट ज़ीरो, बिकॉज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है वो फुल्ली फील्ड होते हैं, एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो हैं वो क्या होते हैं, आपके हाफ फील्ड होते हैं, दैट्स वाई उनको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कितनी होती है, ज़ीरो। ये जो है वो कम्प्लीटली फील्ड मीन्स नोबल गैसेस का है। बेरिलियम का 1s2 2s2, जो लास्ट ऑर्बिटल है वो फुल्ली फील्ड होता है, दैट्स वाई दे हैव जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम मैग्नीशियम का केस है। नाइट्रोजन का जो है वो लास्ट वाला जो होता है वो हाफ फील्ड है, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम फॉर फॉस्फोरस, जो लास्ट वाला है वो हाफ फील्ड होता है, दैट्स वाई फॉस्फोरस की भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़ीरो होती है। अब जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की जो है वो लेस नेगेटिव होती है देन क्लोरीन, होनी क्या चाहिए थी, फ्लोरीन की जो है वो ज़्यादा जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन होती क्या है कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की नहीं। तो क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन का साइज है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप आते हैं तो डिक्रीज होती है। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सबसे ज़्यादा, किसकी, क्लोरीन की। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद है आपका फ्रेंसियम। फ्रेंसियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो कौन सा है, आपका फ्रेंसियम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप किसी और स्पेशल टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, and also subscribe to my channel for new updates. Thanks for watching.